हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पीछे आपको कुछ सुंदर नज़ारे दिख रहे होंगे। भारत की धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और एक बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है। आप किसी भी तरीके से इस स्थल को देख सकते हैं। आप रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखना चाहें तो भी बहुत ज़्यादा है, और टूरिज्म इंपॉर्टेंस या नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हुए हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कारण कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं, और उस क्लाइमेट चेंजेस के कारण अब जो पूरी दुनिया है डिजास्टर के एक बहुत ही भयावह दौर में है। भारत का एक राज्य है, इस राज्य में संकट की स्थिति आ गई है। हम आपसे बात करने आए हैं उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड को लेकर एक रिपोर्ट आई हुई है कि ये डेंजर में है। मतलब यहाँ पूरा जो एरिया है उत्तराखंड का वो किसी न किसी जोन में आता है डेंजर के। कोई लो जोन में है, कोई मीडियम में है, कोई हाई रिस्क में है। पूरा उत्तराखंड हमारा खतरे में है। क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। ये टॉपिक आपको जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट हर जगह बहुत हेल्प करेगा। प्राकृतिक आपदाओं को आने में अगर सिर्फ प्रकृति का ही योगदान होता तो पहले भी ढेर सारी प्राकृतिक आपदाएं हमको देखने को मिलती। हालांकि फ्लड पहले भी आती थी, ऐसा नहीं है कि अब अभी सिर्फ फ्लड आ रही है। पहले भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते थे, लेकिन जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, इस ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण इनकी जो इंटेंसिटी है ये काफ़ी बढ़ गई है, और जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि मानव ने प्रकृति का इतना दोहन कर दिया है। आप पीछे ये सुंदर सी जगह देखिए, बहुत बड़ी आस्था का पर्व है, और ये बहुत सुंदर पहाड़, स्नोफॉल और नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाई दे रही है। ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड। लेकिन इस प्यारे उत्तराखंड को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि उत्तराखंड हाई रिस्क में है। इस पर खतरा है पूरे उत्तराखंड पर। क्या है पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। आप जरा इस खबर को यहाँ पर देखिए। GSI रिपोर्ट में दावा है कि उत्तराखंड के पहाड़ खतरे में है। राज्य का 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में है। केदारनाथ मार्ग पर 51 डेंजर जोन है। आप समझिए, हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है केदारनाथ, और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं हर साल। अगर 22% हिस्सा हाई रिस्क लैंडस्लाइड पर है, मैं आपको सब बता दूं, लैंडस्लाइड जिसको आप लोग भूस्खलन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको भूस्खलन कहा जाता है। प्राकृतिक गतिविधियों के कारण या मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का कोई हिस्सा, मतलब भूभाग का कोई भी हिस्सा, वो पर्वत हो सकता है, पठार हो सकते हैं, इसका खिसक जाना, इसका टूट के अलग हो जाना, आप उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, नदियों का पानी आ रहा है, नदियां यहाँ से ढेर सारी निकली हैं। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, देवों की भूमि है, या गंगोत्री और यमुनोत्री है, नदियों का अब्बाह मार्ग है। लेकिन ये एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन। हम पर्यटन को बढ़ावा देके पहाड़ी राज्यों में रोजगार के साधन को बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि जो पहाड़ी राज्य हैं वो रोजगार के लिए जो परंपरागत चीज़ें हैं उन पर निर्भर रहेंगे तो शायद ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे। अगर हम ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड कर देते हैं, पूरे में सड़कें ही सड़कें, होटल सिर्फ यही बना देंगे, तो यहाँ हाई रिस्क लैंडस्लाइड हमको देखने को मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको बता रही है कि 22% हिस्सा हाई रिस्क लैंडस्लाइड में है, या कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और केदारनाथ की जो यात्रा है उसमें 51 डेंजर जोन है। धर्म से हम इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आस्था के नाम पर हम कितनी भी रिस्क लेकर दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रभु की कृपा है, बाबा बर्फानी की कृपा आप कहिए, कि हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और सुरक्षित दर्शन करके वापस आते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिसको हम नहीं भुला पाते। हम उसको किस्मत और डेस्टिनी के नाम से डिफाइन करके खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन वजह ये है कि ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया है कि लैंडस्लाइड पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके पीछे यही है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, एक्सेस कंस्ट्रक्शन, और इन सब के कारण टूरिज्म बढ़ रहा है अनडाउटली। वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पर जितनी हम 5-7 साल में इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, वो एक बार कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, चाहे उसको फ्लड कह लीजिए, लैंडस्लाइड कह लीजिए, स्नोफॉल कह लीजिए, और ये सब कुछ तबाह करके चला जाता है।
तो अब ये वो सोचने का समय आ गया है कि क्या पहाड़ी हिस्सों को जो हमसे थोड़े से दूर रहे उनको थोड़ा दूरी रहने दिया जाए क्या। टूरिज्म आपको करना है, बिल्कुल जाइए, घूमने के लिए जाइए, जैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रहने की कोशिश कीजिए, बहुत लिविस लाइफ नहीं बनाइए। और एक्चुअली ये जो जितने भी हमारे टूरिस्ट और पर्यटक शहर हैं इनको सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुँचा रहा है तो ये इन्फ्लुएंसर पहुँचा रहे हैं। ये बल्क के बल्क में जाके वहाँ रहने लगे हैं, महंगी होटल्स, महंगी लाइफ स्टाइल, इन सब के कारण वहाँ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ये शहर घूमने के लिए है, आपको लग रहा है बिल्कुल जाइए घूमने के लिए, लेकिन लेविस लाइफ हमको यहाँ नहीं चाहिए, नहीं देखनी है। हमको साधारण जो पर्यटन है उसके लिए यहाँ पर जाना चाहिए। रिस्क में है, क्या है इसके पीछे कारण, हर एक चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ। थराली उत्तराखंड है, ये बता रहा है कितना भयावह मंजर है। ये देहरादून उत्तराखंड की बाढ़ आपको दिखाई दे रही है और ये बाढ़ आपको बता रही है कि किस तरीके से जो मानव है, इस मानव सभ्यता का पतन कर सकती है ये बाढ़। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा है कि उसके बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, प्रोन रीजन, फ्लड, फॉरेन इन्वेजन, दोनों ही माने जाते हैं मोस्ट रिलेवेंट। तो धराली का एक सीन आपके सामने है, एक देहरादून उत्तराखंड की बाढ़ आपके सामने है। ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं। ये हमको बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, कुछ तो हमसे गलतियां हो रही हैं और इन गलतियों को हमको समझना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में आपकी बहुत हेल्प करेगा। बादल फटने से मलबा आया, ये एक और आपको सीन दिखाई दे रहा है कि बादल फटा, क्लाउड ब्रस्ट हुआ और उस क्लाउड ब्रस्ट के कारण फिर यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हमको देखने को मिल गया। और ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं, ये सारी की सारी इमेजेस उत्तराखंड की है, ध्यान रखना, कोई एआई या इंटरनेट से बनाई हुई नहीं है कि कुछ भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लाके लगा दिया है। तो उत्तराखंड डेंजर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भूस्खलन की परिभाषा, भूस्खलन पृथ्वी की सतह पर चट्टानों, मलबे, मिट्टी या शिलाखंडों का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलानों से खिसकना लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहलाता है। यह एक सडन ऑनसेट आपदा है जो भूकंप, बाहरी वर्षा, बादल फटने, सड़क निर्माण व वनों की कटाई से अधिक सक्रिय हो गई। देखो, भूकंप आने के पीछे देखो, भारी वर्षा और बादलों का फटना पहले भी होता था, अनडाउटली पहले भी फ्लड्स आते थे, पर इनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती थी क्योंकि उस समय नेचर काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, फॉरेस्ट काफ़ी कवर किया हुआ था बहुत सारे हिस्से को। और फॉरेस्ट की सबसे अच्छी फ़ायदा क्या होता है कि वो रेनफॉल कराने में भी हेल्प करता है, कार्बन को भी एब्जॉर्ब करता है और जो लैंडस्लाइड है उस लैंडस्लाइड की घटना को भी रोकता है। हमने जंगल काट दिए हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं, खोखली करते जा रहे हैं पहाड़ों को, तो लैंडस्लाइड के खतरे ज़्यादा बढ़ गए, आपदाओं की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पीछे कारण ये भी है। फ्लड और क्लाउड ब्रस्ट पहले भी आते थे, लेकिन पहले इनके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते थे क्योंकि वन सुरक्षा प्रदान करते थे भूमि को, और पहाड़ी क्षेत्रों की धरोहर है वन, हमने उनको काट के पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उत्तराखंड में भूस्खलन की स्थिति जीएसआई रिपोर्ट क्या कहती है, देखो 22% जो हिस्सा है ना ये हाई लैंडस्लाइड हैजार्ड जोन में है, 32% जो हिस्सा है ये मीडियम हैजार्ड जोन में है और 46% जो हिस्सा है ये लो हैजार्ड जोन में है। यानी लगभग पूरा राज्य भूस्खलन की जद में है। अगर मैं इन दोनों को ही ऐड कर देता हूं तो ये 4 हो जाते हैं और ये आपको 5, मतलब 54% हिस्सा तो ऐसा है कि जो रिस्क में है। हाई और मीडियम तो रिस्क में ही माना जाता है, चलो लो को हम एक बार साइड कर देते हैं कि सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पर जो हिस्से लो जोन में आ रहे हैं वहाँ भी अगर इसी तरीके की गतिविधि और चलती रही तो ये भी हाई जोन में आ जाएंगे। मतलब पूरा उत्तराखंड ही कहीं ना कहीं रिस्क में हमको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रभावित प्रमुख जिले कौन से हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, या लगभग 15 लाख लोग रहते हैं और ये इस प्रभावित क्षेत्र में है। ये सारे इंपॉर्टेंट जिले हैं, चाहे चमोली हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे टिहरी हो, चाहे उत्तरकाशी हो, तो इन सब पे हमको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। भूस्खलन के कारण उत्तराखंड के संदर्भ में देखो, भौगोलिक कारण है, हिमालय नवीयुक्त पर्वत है तो भूगर्भीय अस्थिरता एक कारण ये हो सकता है। नदियों द्वारा लगातार जो कटाव किया जाता है एक कारण ये भी है। प्राकृतिक कारण है कि भारी बारिश, बादल फटना और भूकंप, ये जैसे एक तो हिमालय वाला फैक्टर तो हमेशा वर्क करता है कि न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन है तो इनस्टेबल है, इस कारण है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, तो लैंडस्लाइड के पीछे एक कारण वो हो जाता है, राइट। नदियों के द्वारा लगातार कटाव किया जाता है तो ये भी एक कारण है। भारी वर्षा, बादल फटना और भूकंप,
ग्लेशियरों के पिघलने से ढलानों पर दबाव। ये देखिए, अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं सर, ये तो प्रकृति नहीं है, प्रकृति नहीं है, ये हमारे कारण है। हमने जो GHG ग्लोबल वार्मिंग को रेज किया है उसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उसके कारण भी बर्डन बढ़ रहा है। मानव जनित कारण में अव्यवस्थित निर्माण कार्य, चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, वनों की कटाई, हाइड्रो प्रोजेक्ट और सुरंग निर्माण, ये ढेर सारी चीजें हैं। प्राकृतिक पहले भी थे, वो हमारे हाथ में नहीं है, मानव निर्मित हमारे हाथ में है। हम इनको रोक सकते हैं, इसके द्वारा जो खतरे बढ़ रहे हैं इन खतरों को सीमित किया जा सकता है। तो पहाड़ी राज्यों में जो शासन कर रही हैं सरकारों से मेरी दरख्वास्त है कि आप विकसित बनाइए, पर उतने ही जितने में जीवन की कुर्बानी हमको ना देना पड़े। ऐसा विकास क्या काम का कि लोग घूमने जाएं और वापस ही नहीं आए। अभी जो लोग जाते हैं वो जाना और कम कर देंगे। तो प्राकृतिक कारणों को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो ग्लेशियर का पिघलना है ये हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो अव्यवस्थित निर्माण है इसको हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो ओवर पॉपुलेशन क्राउड यहाँ पे जा रहा है उसको हमको लिमिटेड करना पड़ेगा। और ये चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट और सुरंग निर्माण पे हमको थोड़ा सा फिर से सोचना पड़ेगा कि किस हद तक आप इसको कर सकते हैं और कैसे आप इसको लिमिटेड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डेवलपमेंट जरूरी है, आई बिलीव इन दिस, बट डेवलपमेंट ह्यूमन जो कॉस्ट पर हो वो कोई काम का डेवलपमेंट नहीं है। भूस्खलन से प्रभाव क्या है सर? जनहानि और संपत्ति हानि हो जाती है, गांव उजड़ जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। पर्यटन व तीर्थ यात्रा पर असर, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं, लोग जा ही नहीं पाते हैं। इससे फिर पर्यटन पर भी प्रभाव होता है, पर्यटन पर, और जो धार्मिक आस्था है इस धार्मिक आस्था पर भी प्रभाव होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्यावरणीय असंतुलन हो जाता है, नदी में मलबा जाने से बाढ़ आ जाती है, आर्थिक नुकसान, सड़क, बिजली, जल प्रोजेक्ट को क्षति हो जाती है। तो भूस्खलन आने के कारण है, इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, उसमें हर एक चीज़ आप लिख के आ सकते हैं कि व्हाट इज लैंडस्लाइड, इसके पीछे कॉजेज क्या हैं और इसके इम्पैक्ट या इसके प्रभाव क्या है, ध्यान रखिएगा। भूस्खलन प्रबंधन और उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहला उपाय है रोकथाम, मतलब कैसे रोक सकते हैं, तो रोकथाम इंपॉर्टेंट है। संवेदनशील क्षेत्रों को हैजार्ड जोनल मैपिंग की जाए, ढलानों पर वृक्षारोपण की जाए। मैपिंग करें कि जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ लोगों को जाने से रोका जाए। ढलानों पर वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको करना पड़ेगा। सड़क निर्माण व सुरंगों में भूस्खलन रोधी इंजीनियरिंग तकनीक का काम करें। जैसे सड़क निर्माण कर रहे हैं या सुरंग बना रहे हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें जो लैंडस्लाइड को रोके, ना कि लैंडस्लाइड को बढ़ावा दे। जैसे हम लोग विकास लेकर आना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, तो हमको ऐसी तकनीकें बनानी चाहिए जिसके कारण लैंडस्लाइड रुके, ना कि लैंडस्लाइड को बढ़ावा मिले। जनसंख्या को जोखिम वाले इलाकों से विस्थापित किया जाए, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क एरिया है, वहाँ से उनको हम लोग कहीं और कहीं और उनको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले रोकथाम वाले तरीके हैं कि इनके थ्रू आप इसको रोक सकते हैं। फिर तात्कालिक उपाय क्या हो सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में जियो टेक्निकल मॉनिटरिंग करना चाहिए। आपदा के समय त्वरित राहत व पुनर्वास योजना। तो जो तात्कालिक उपाय हो सकते हैं उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको इस तरीके के सिस्टम तैयार करने चाहिए जो वार्निंग दें, पहले वार्निंग दे दें, और उसके बाद जियो टेक्निकल मॉनिटरिंग भी हमको करना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा संभावना है, उस मॉनिटरिंग पे काम करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। आपदा के समय त्वरित राहत व पुनर्वास योजना पर आप काम करें। भूस्खलन प्रबंधन और उपाय क्या हो सकते हैं नीतिगत पहल में? NDMA गाइडलाइन 2009 लैंडस्लाइड हैजार्ड मिटिगेशन पे हमको काम करना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है इसकी गाइडलाइन को हमको पालन करना चाहिए। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30 आपदा जोखिम को घटाना और संसद में पेश GSI रिपोर्ट के आधार पर राज्य आपदा प्रबंधन योजना पर हमको काम करना चाहिए। इफेक्टिवली जब हम इस पर काम करेंगे तो ये इफेक्टिवली वर्क करेगा। सिर्फ कागजों में काम करने से सिर्फ कागजों पर काम करेगा, तो इस पर इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बेहतर तरीके से, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ नीतिगत पहले हैं। अब देखिए पिछले 5 साल में 3300 से ज़्यादा भूस्खलन और 250 मौतें हुई हैं। 2020 में घटनाएं 350 हुई, मौतें 31 हुई, क्षतिग्रस्त घर हुए 245 और आंशिक क्षतिग्रस्त घर हुए 800। 2021 में 354, मौतें 79। ये संख्या बढ़ रही है और ये लॉस बढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों की जो कहानी है आपके सामने लिखी हुई है, पिछले 5 साल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
अगर ये लिखने के लिए आ गया तो आप ये आंकड़े लिख के आ सकते हैं कि जो घटनाएं हैं, जो संख्या है, साल दर साल बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन ये रुक नहीं रही है, ये कम नहीं हो रही। जैसे 2024 में 800 प्लस क्षतिग्रस्त घर हो गए हैं, मौतों की संख्या 54 प्लस हो गई है। 2021 में सबसे ज़्यादा डेथें हुई हैं, और ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो सरकार के पास डेटा है। बाकी और भी ढेर सारे लोग हैं हम जिनको नहीं रजिस्टर्ड कर पाते, राइट। अगर मैं आपसे भौगोलिक संरचना की बात करूं उत्तराखंड की, तो मुख्यतः इसको 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तराई और भाबर क्षेत्र है, दक्षिणी मैदान है जो हिमालय की तलहटी में स्थित हैं। यहाँ उपजाऊ मिट्टी और घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ आपको तराई और भाबर क्षेत्र मिलेगा। जब भी आप रिवर पढ़ते हैं तो रिवर में आपको पढ़ाया जाता है, एक तो तराई पढ़ाया जाता है, तराई प्लेन, एक भाबर प्लेन आपको पढ़ाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र और भाबर प्लेन ये प्लेन एरिया है, ये मैदानी भाग हैं। यहाँ पे फार्मिंग और फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी और घनी वनस्पति यहाँ पाई जाती है। फिर मध्य हिमालय, शिवालिक और लेजर हिमालय, ऊंचाई 1000 से लेकर 3500 मीटर के बीच आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कई सारी घाटियाँ हैं, जैसे मध्य हिमालय में देहरादून, पिथौरागढ़ कृषि और बस्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये। महान हिमालय हमको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालय, ऊंचाई 3500 से मीटर से अधिक है। यहाँ हिमनद है, बर्फीली चोटियाँ हैं, 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है। तो ये 4 धाम जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये भी काफ़ी चर्चा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भौगोलिक संरचना हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें प्लेन एरिया है, मध्य हिमालय, महान हिमालय, इनकी कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। नदियों और हिमनद की बात करते हैं तो गंगा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा नदी। गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद यहीं से निकलते हैं। भारत की गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल यहीं पर है। गंगोत्री से गंगा निकल रही है, यमुनोत्री से यमुना निकल रही है। तो नदियाँ, जो जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो भारत के लिए, वो भी सब यहीं से निकल रही हैं, ध्यान रखना। 4 धाम यहीं पर है। यहाँ की जलवायु ऊंचाई के अनुसार बदलती है। जैसे तराई क्षेत्र में आपको उपोष्ण देखने को मिलेगी, सब ट्रॉपिकल। मध्य क्षेत्र में आपको समशीतोष्ण देखने को मिलेगी, और ऊपरी हिमालय में ठंडी, कोल्ड या शीत मरुस्थल जैसी स्थिति हमको देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से चलती है कि सबसे नीचे हमको सब ट्रॉपिकल जैसे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। फिर हम लोग देखते हैं कि टेम्परेट जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी, समशीतोष्ण, और उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ऊंचाई के साथ क्लाइमेट में भी हमको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि टेम्परेट, मोर और लेस टेम्परेट क्लाइमेट हमको यहाँ देखने को मिल जाता है, समशीतोष्ण जलवायु आपको देखने को मिलेगी। ऊंचाई के आधार पर इसमें चेंजेस आ जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव की बात करें तो लगभग 65% वन क्षेत्र वनों से आच्छादित है। प्रमुख वन हैं देवदार, चीड़, साल और बुरांस के वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की कोई बात करेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और प्रसिद्ध जीव हैं बाघ, तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ के नेशनल पार्क प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी, राजाजी, ये सब पूछे जाते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। प्लीज आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो नंदा देवी 7816 7816 मीटर ऊंची है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली कौन सी है जरा आप मुझे बताइएगा। कामेत 7756, त्रिशूल 7120 और चौखंबा 7138 मीटर। मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्तमान, जो हम भारत की बात करते हैं, जैसे अगर आप ओवरऑल की बात करोगे तो सबसे पहले हम लोग K2 को लेके आते हैं। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है। फिर आ जाती है कंचनजंगा, कंचनजंगा उसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और फिर तीसरे नंबर पर हम लोग लिख देते हैं नंदा देवी, जो 7816 मीटर है। ये क्लियर इसलिए कर दिया ताकि आप परेशान ना हो, नहीं बोलो अरे सर आपने हमारी चोटी उधर कैसे कर दी। वो पीओको में भले है बट है तो हमारी सबसे ऊंची चोटी। पर कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि अभी जो भारत पे जहाँ पर एक्सेस है, जहाँ पे हम लोग जा पा रहे हैं, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा से क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसीलिए इसको सेकंड हाईएस्ट पीक के तौर पर रेफरेंस किया गया है। तो नंदा देवी यहीं पर है, कामेत यहाँ पर है, त्रिशूल चोटी यहाँ पर है, चौखंबा यहाँ पर है। तो ये अगर इनकी हाइट याद हो नहीं हो, लेकिन ये याद रखना कि इतनी हाईएस्ट पीक आपको कहाँ देखने को मिल रही है, उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, राइट। देखो अगर मैं उत्तराखंड की कहानी आपको बताऊं तो उत्तराखंड 2000 में इसका गठन हुआ, 2000 में, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड को देखोगे तो उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ है। 2000 में ये अलग हुआ किससे, यूपी से। और यूपी से अलग होने के बाद एक राज्य बनाया गया जिसको आप लोग उत्तरांचल के नाम से जानते हैं, राइट। जिसको हमने उत्तरांचल के नाम से जाना, और इस उत्तरांचल को 2006 में हमने कन्वर्ट करके इसका नाम उत्तराखंड हो गया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर
इसका नाम उत्तराखंड कब किया आप लोग बता देंगे? 2006 में। पहले क्या बना था? उत्तरांचल के तौर पर। एक इम्पॉर्टेंट पहाड़ी राज्य है भारत का और बहुत इम्पोर्टेंस है रिलीजियस, टूरिस्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। हमको कोशिश करनी है इन धरोहरों की संरक्षित करें, इनको बचाए रखें। डिजास्टर मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सकता है, कम्युनिटी की भागीदारी कैसे हो सकती है, सब कुछ आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने फीडबैक हमको जरूर दें। फिर आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।